आदर्श शिक्षा समिति सिरोही की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 3 पढ़ेंगे, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। कंपनी अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन करने लगी थी। अब वह ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार से शासन चलाएगी, इस बारे में इसमें बताया गया है। इसमें कंपनी का शासन अब पूर्णतः भारत में स्थापित हो गया था। अब वह ग्रामीण क्षेत्र में अपना शासन चलाना चाहती थी। कंपनी दीवान बन गई। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया गया। 12 अगस्त 1765 में मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया गया था। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेज़ों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के एक तंबू में घटित होगी। यह घटना किसी एक छोटे से तंबू में घटित हुई होगी, ऐसा नहीं हुआ था। ऊपर आप जो चित्र देख रहे हो उसे ध्यान से देखिए। यह चित्र 1765 में रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण करते हुए बना है। इसमें एक राज दरबार की तरह सजा हुआ चित्र आप देख रहे हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेज़ों के लिए निश्चित ही एक बड़ी घटना थी। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। अब दीवान कंपनी थी, जो उसके अधीन जो भूभाग थे उसमें आर्थिक मामले थे, उसकी अब एक मुख्य शासक बन गई थी। अब उसे अपनी ज़मीन का शासन चलाने, आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसके एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके। अब कंपनी के बढ़ते हुए खर्चों को पूरा करने के लिए किसी भी तरह से आमदनी या पैसे या आर्थिक मामले से वह सुदृढ़ हो जाए, ऐसा अब करना ज़रूरी था। व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह ख्याल भी रखना था कि अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदनी बेचनी थी। समय के साथ कंपनी को यह भी अब भी समझ में आने लगा था कि सावधानी के साथ उसे आगे बढ़ना है। भारी ताकत होने की वजह से उन लोगों को भी शांत रखना था जो गाँव देहात में पहले शासन चला चुके थे, जिनके पास अभी भी काफ़ी ताकत थी और सम्मान था। ऐसे लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे। उन्हें नियंत्रण करना तो ज़रूरी था, लेकिन उन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता था। यह काम कैसे हो, इस अध्याय में हम देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया, आय के संसाधन कैसे जुटाए, लोगों के अधिकार किस तरह तय किए, मन माफिक फसलों की खेती कैसे करवाई, यह सब हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। कंपनी की आमदनी, कंपनी की किस प्रकार से अपनी आमदनी बढ़ा रही थी या बढ़ाना चाहती थी। अब कंपनी की आमदनी क्या थी, आप जो चित्र देख रहे हैं ये बंगाल स्थित मुर्शिदाबाद का एक साप्ताहिक हाट बाज़ार है। पहले हाट बाज़ार लगते थे, जिसमें से वहाँ ग्रामीण क्षेत्र या ग्रामीण इलाका के किसान कारीगर अपनी चीज़ें बेचने और ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए नियमित रूप से बाज़ारों में आते थे। आर्थिक संकट के समय इन बाज़ारों पर बहुत बुरा असर पड़ा। कंपनी दीवान तो बन गई थी, लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी।
उसकी कोशिश यह थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़े खरीदे। कंपनी अब ये इस कोशिश में थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे। राजस्व एक प्रकार का टैक्स होता था और कम कीमत में बढ़िया सूती और रेशमी कपड़े वह भारत से खरीदे या बंगाल से खरीदे। इस कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का मूल्य भी अब दुगुना हो गया था। 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जाने लगी थी। जल्दी ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल के अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही थी। कारीगर थे वो गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत में पर अपनी चीज़ें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपनी लगान नहीं चुका पा रहे थे। कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में आगे बढ़ रही थी। (1770) में पड़े अकाल में बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत नींद सुला दिया गया था। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई थी। खेती में सुधार की ज़रूरत। अब अंग्रेज़ों को लगने लगा था कि खेती में किसी न किसी भी प्रकार से सुधार किया जाए जिससे राजस्व आय बढ़ती रहे। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी। कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था कि ज़मीन में भी निवेश करना और खेती में सुधार लाना बहुत ज़रूरी है। यह काम किस तरह से किया जा सकता था, इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चलती रही। लगभग 20 वर्षों तक इस पर बहस चलती रही कि किस प्रकार से खेती में सुधार किया जाए और भूमि में भी सुधार किया जाए। आखिर कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजा और तालुकेदार वहाँ के ज़मींदारों को अब यह मान्यता दी गई थी कि वे किसानों से लगान वसूलें और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मेदारी अब वहाँ के राजा और तालुकेदारों को दी गई थी। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थानीय रूप से तय की गई थी। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी इसमें इजाफा नहीं किया जा सके, बढ़ोतरी नहीं की जा सके। अंग्रेज़ों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और ज़मींदारों को ज़मीन में सुधार के लिए खर्चे को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें लगता था कि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी। जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे। धन्यवाद।